मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका वैल्यू एडेड कोर्स का जो पेपर होने वाला है कल्चर एंड कम्युनिकेशन, इससे संबंधित पूरी की पूरी मैं क्लास लेकर आए, वन शॉट क्लास, जिसके अंदर अपन यूनिट फर्स्ट का भी रिवीजन करेंगे, यूनिट सेकंड का भी रिवीजन करेंगे, यूनिट थर्ड का भी रिवीजन करेंगे और यूनिट फोर का भी रिवीजन करेंगे। तो आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आपको जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदो, आपको क्या करना, आपको मेरे जो लिंक है वहाँ पे वीडियो पे आना है और वहाँ पे प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फ्लिपकार्ट मंत्रा पे जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो खरीद लो। आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। याद कर लो, जब भी आप चीज़ खरीदो यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल को खोलना है, आपको जो वीडियो पे क्लिक करना और प्रोडक्ट पे क्लिक करके जब खरीदोगे आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन है वो प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। पहले बात करें अपन, जो पहली यूनिट है अब वहाँ से शुरू करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। अब क्या होता है वसुधैव कुटुंबकम, क्या होता है इसका? वसुधैव कुटुंबकम का इसका अर्थ है कि सारा का सारा जो संसार है वही हमारा परिवार है। मतलब सिर्फ पूरी दुनिया का जितना भी लोग हैं वह भारत में है, तो आप सबको क्या है शहर देश से समान करा। भारत की संस्कृति रही है भाई, अपने बाहर नो रिश्तेदार आवे आप चाक ले तो पूछे कि आपने कितनी मत बनते हो साथ, लेकिन क्या खाना साफ चाप पियोगा कौन पियोगा खा है ना। तो यही है इन यो जो नारो है यो अपन आज को नहीं बहुत पहले चलता है। इको क्या नाम है? वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाने जाए इन चीज़ की। सारा का सारा संसार है वही हमारा क्या एक परिवार है। ये विचार कहाँ से लिया गया आपके सामने? उपनिषदों से लिया गया है। सबसे पहले आपको यही याद करना है कि विचार कहाँ से लिया गया है। उपनिषद होते हैं, वहाँ से इस विचार को उठाया गया है। इसमें किसकी बात होती है? इसमें मानवता, करुणा और भाईचारे की भावना पर बल दिया जाता है। तो इसमें किस चीज़ पर ध्यान रखा जाता है? मानवता पर ज़्यादा बात की गई है, करुणा और भाईचारे की भावना है उस पर ज़्यादा बल दिया गया है कि भाई सारा लोग हैं एक जगह मिलजुल के रही, सारा भाई बंधु की नहीं रही, एक जगह नहीं। समझ में आ गई ना? इसके लिए तो अपना संस्कार इतना बढ़िया है। कोई भी बाहर को आदमी आओ अपन जिन जाना को नहीं, गर्मी को टाइम है चाहे सर्दी टाइम में बाहर ने अपना ना क्या कहते कि साफ पानी पियो, पानी पियाओ ना आप, चाहे अपनी कितनी चाहे निरी लड़ाई हुई रहो है ना, वो कह कोई अगर विपदा पड़ जा तो आप हमेशा जाके पूछ के हो। तो यही हमारा समाज है। इसलिए क्योंकि हमारे जो पहले पुराने जो चीज़ें हैं उसमें क्या लिखा गया है? वसुधैव कुटुंबकम। हम हर व्यक्ति का, अपने घर पे आने वाले व्यक्ति का क्या करते हैं? सत्कार, आत्म सत्कार करते हैं, सम्मान और सत्कार करते हैं। भेदभाव रहित समाज निर्माण को आदर्श प्रस्तुत करना। और इसका जो उपनिषदों में इस चीज़ से ये भी दिखाया गया था, जो हमारे समाज में भेदभाव देखने को मिलता है जाति के आधार पे, उस समय धर्म तो एक हुआ करता था लेकिन जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, उसको खत्म करने के लिए भी इस नारे को दिया गया था। आधुनिक युग में वैश्विक शांति, सहयोग और सहअस्तित्व का आधार है। तो आधुनिक जो युग है इसमें क्या सभी लोग देखो आपको पता आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हमारे समाज में क्या कहा गया है कि हमें भेदभाव रहित जो समाज है उसका निर्माण करने का आदर्श प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या भेदभाव नहीं देखने को मिले। अगले वाला क्या है? आधुनिक युग में वैश्विक शांति, सहयोग व सहअस्तित्व का आधार देना। तो आज के समय में सभी पता देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जैसे गाजा फिलिस्तीन है, गाजा जो गाजा है आपके सामने इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है, और भी युद्ध है वो आपस में देश वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो इसके खिलाफ भी ये नारा दिया गया है कि हम सब देश हैं वो आपस में कैसे रहें? वैश्विक शांति को बना के रखें, शांति और सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ रहते रहें। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर नारा दिया गया है। महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सामाजिक एकता के लिए मार्गदर्शक। किस रूप में भी काम करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे रिश्ते हैं सभी लोगों के साथ वो कैसे होने चाहिए? वो भी अच्छे होने चाहिए। और सांस्कृतिक एकता है उसका भी मार्गदर्शक के रूप में बताया गया है कि सांस्कृतिक रूप से भी हमें सभी लोगों को क्या रहना चाहिए? एक रहना चाहिए। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मतलब इसमें इस जो नारे में क्या कहा है? संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति का क्या अर्थ होता है कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो क्या रहेंगे? टिके रहेंगे, बटेंगे तो क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। देखो एक छोटे से उदाहरण था, एक कहानी सुनाऊंगा का माध्यम था, अर्थ बताने की कोशिश करूँगा कि वह कि एक है ना पिताजी हो है ना भाई, गाँव में कोई बाप हो, अच्छा पिसाड़ो आदमी हो भाई, उकन हर चीज़ हो, लेकिन उसका जो छोरा है ना वह काम का कोनिया क्या है, ढोल का कोनिया क्या क्या करता, बात बात पर लड़ाई क्या करता, छोटी उम्र का। जब पिताजी को समझ में आया कि आज ने तो काल भैया आप हर नहीं दन काम संभालना आप लो, ए तो यहाँ रिया तो काल कोई हरण बेच के खा जोगो, ए तो कौन से मार्स की। तो वो क्या खगो बोलो जाओ सारा सारा जना बोले काल बाजार पुराने टाइम की बात है, बोले अपना जंगल है वो एक एक लकड़ी लेके
सारा चला गया लकड़ी लेने, लेके वापस आ गया भाई शाम को पिताजी का। पिताजी सबने बुलाया, बोले आ जाओ, बोले मेरे का आ जाओ। बुला लिया एक एक लकड़ी, बोले सब अब जो जो लकड़ी लेके बोले हाथ हम लो ली, बोले अपन तोड़ के दिखाओ, सब पट दे तोड़ दी। फिर बोला बोले काल जाओ और काल बोले दो दो लेके आओ। समझ में आ गई। तो जो गया कहा अगले दिन दो लेके आया, फिर तोड़न लग गया। बोले अँ कौन तोड़नी एक एक करके 7 तोड़ो, बोलो जाके थोड़ो जोर है। फिर अँ करता करता उन्होंने क्या कहो, एक दिन बोलो 2-3 दिन बाद में बोले जाओ पूरी एक पूरी लकड़ी की पूरी गट्ठर बना के ले, मतलब पूरी है ना, एक साथ कई लकड़ी बेड़ी करके लिए बांध के लेके, बोले अब तोड़ के दिखाओ। तो बोले भाई तोड़न लग गया, जब टूटी को नहीं। बोले उस पापा जी बोले तो टूटे को नहीं। बोले के करा। बोले यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर एक जगह रोगा तो जिंदगी में थाना कोई कौन तोड़ पाओगो, और अगर यहाँ एकला बटिया रोगा ना, जो स्टार्टिंग में लेके आओ तो थाना हर कोई तोड़ लेगो। समझ में आ गया। तो यही सिद्धांत वही है। इसमें क्या कहा गया है कि संगठन में शक्ति देखने को मिलती है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो टिके रहेंगे, और बटेंगे तो क्या है, कमजोर हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति में संगठन, सामूहिकता और सहयोग का महत्व दिया गया है। इस संस्कृति में क्या कहा गया है, संगठन होता है जो एकता होती है, उसी में क्या सामूहिकता देखने को मिलती है, मतलब एक सभी को एक रहने का और सहयोग करने का महत्व दिया जाता है। महाभारत और रामायण में भी एकता और सामूहिक संघर्ष के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि रामायण और महाभारत है, उसमें भी क्या बात की गई है कि हम सभी लोगों को एक रहना चाहिए और लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। जीवन में एक रहोगे और संघर्ष करते रहोगे तो जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। अगला क्या है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मूल सिद्धांत भी दिया गया है। और क्या दिया गया है कि हमें राष्ट्रीय रूप से भी क्या रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। एक रहेंगे तो क्या रहेंगे, हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। महत्व की बात करें अपन, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में भी सहयोग मिलता है। तो इसमें क्या बताया कि हमें अगर एक रहते हैं तो मान लो सामाजिक रूप से क्या होगा, सारा समाज एक जगह है तो हमें क्या कर सकता है, दूसरे जो लोग हैं वो परेशान नहीं कर सकते हैं। धार्मिक रूप से भी अगर अपन एक रहेंगे तो दूसरे धर्म या कोई भी और जो भारी तत्व है वो आपको क्या नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं कर सकता है। और राजनीतिक रूप से अगर हमारा देश एक है, सारा का सारा देश, तो भारी देश है और कोई देश है वो हमें क्या डरा धमका नहीं सकता है। तो इस संदेश का यही अर्थ है। अगला क्या प्रश्न है, इसमें क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत का अर्थ क्या है, विविधता में एकता ही श्रेष्ठता है। मतलब हम क्या है, हमारे अलग अलग प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। जब हम थारी कॉलेज में जाओ, उनमें भी अलग अलग जगह का टप्पर आए हैं, उनकी बोली में अंतर भी लगो था, है ना, उनका रहन सहन में, खान पीन में, हर चीज़ में अंतर मिलेगो, लेकिन फिर भी आप कहीं एक हम, है ना। यह चीज़ मैं थाने पहले भी बताई कि चाहे कितनों भी बड़ो देश हो, एक बात का गए अपने, चाहे कितनी बोली हो, कहीं की भाषा हो, चाहे बोली हो, कुछ भी हो, लेकिन जब बात आ जाए कि हम भारतीय हैं, हम भारत का नागरिक हैं, तब सारा भेदभाव क्यों जाए, दूर हो जाए। भारत की एक बहुभाषी व बहुधर्मी व बहुसांस्कृतिक पहचान को सम्मान देता है। तो इस चीज़ में क्या बताया कि भारत जो एक अलग अलग भाषा को बोलने वाला, बहुसंस्कृति, अलग अलग प्रकार की संस्कृति को अपनाने वाला जो देश है, उसके बारे में इस चीज़ को बताया गया है। अगला क्या है, विभिन्न राज्य, समुदाय और परंपरा को जोड़ने का प्रयास है। तो इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि थानवेरा भारत में अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाए, थाली बताया करी ना, ज़्यादा दूर क्यों जाओ, थारा परिवार में कोई चाचा ताऊ जो बेहतर चाची होगी, काकी होगी, ताई होगी, उनकी भाषा में देखो और थारी भाषा में कितना अंतर मिला है ना। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, थारे परिवार में अलग अलग बोली दिखाई दिया था, है ना। थारे ज़्यादा दूर क्यों जो थारा नानेरे चल जाओ, उठे कोई पानी में अंतर देखने मिल जाओ, था ननिहाल में, है ना, उठे की भाषा में अंतर मिल जाओ। तो यही है, अपन ज़्यादा दूर देश दुनिया की बात क्या लेकर अपन घर परिवार में देख लो थे, इतना अंतर है ना। तो अगर आप एक गांव से दूसरे गांव में जाओ, उस राज्य बदला, देश बदला, लोगों की भाषा बदल जा, लोगों की बोली बदल जा, लोगों की संस्कृति बदल जाए, तो इतनी संस्कृति का बावजूद होनो ओके उन्हें जोड़ने के लिए ये प्रकार का नारा दिया गया, ताकि आप क्या हमेशा एक रहा और अपनी एकता ने कभी भी नहीं भूला। प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहल, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान और श्रेष्ठ भारतीय है। तो इसमें जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या कहा गया है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा पहल की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसके बारे में और राष्ट्रीय एकता को बताने के लिए सब संदेश दिए गए हैं। देश की सांस्कृतिक मजबूती और भावी पीढ़ियों को संदेश का एक, तो पहला तो कोई बात को नहीं, लेकिन आजकल भारत में ये ट्रेंड चल रहे हैं, IPL आ जा, लोग IPL की टीमों के नाम पर घर घर में सिर फोड़ ली,
समझ में आ गया ना, आपस में लड़ाई करनी की तू तो मुंबई इंडियंस ने फॉलो करे, मेरी तो आरसीबी है, मैं तो तेरे कर कौन बैठूँ और जय नया। तो यही है जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज के समय जिनको आसानी से मैनिपुलेट करना, रील के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैनिपुलेट करना आसान है, उनको समझाना आसान है, उसके उनकी भावनाओं को बदलना आसान है, तो उनको ये समझाने के लिए इस प्रकार के नारे दिए गए थे, ताकि हम एक रहेंगे तो एकजुट रहेंगे। नैतिकता के मूल्य की सार की बात करें अपन, भारतीय संस्कृति धरोहर से नैतिकता का क्या क्या मूल्य मिलता है। पहला क्या, वसुधैव कुटुंबकम, जो वैश्विक परिवार, शांति और भाईचारे का इसमें संदेश दिया गया है। समझ पूरा समझेंगे एक एक नारे को। वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है, सारी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं हम उनको अपने परिवार की तरह ही मानते हैं, इसमें यह बताया गया है। अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है, यूनाइटेड वी स्टैंड, संगठन में ही राष्ट्रीय एकता है। अगर सभी लोग हम संगठित होकर रहेंगे तो क्या है, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। संगठित संगठन में क्या है, हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान दिखाई देती है। अगले वाला पॉइंट क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसमें क्या कहा गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में विविधता में एकता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात की गई है कि अलग अलग प्रकार की विविधता हमारे समाज में देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या दिखाई पड़ते हैं, एक दिखाई पड़ते हैं। तो यही बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या है, हर अलग अलग देश, अलग अलग राज्य की, अलग अलग लोगों की, संस्कृति की, धर्म की, जातियों की, भाषा की, बोली, हर प्रकार से हमारे देश में भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक हैं। इसी को क्या कहा जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष की बात करें, भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य न केवल भारत की पहचान है, बल्कि आधुनिक युग में वैश्विक शांति, राष्ट्रीय एकता व सामाजिक समरसता की कुंजी भी है। तो भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो नैतिक मूल्य है न केवल सिर्फ भारत की पहचान के रूप में है, बल्कि जो इस समय का जो आधुनिक युग है इसमें वैश्विक शांति की बात करते हैं, राष्ट्रीय रूप से हम एकता की बात करते हैं और सामाजिक रूप से समरसता की भी बात की जाती है। तो यह आपके सामने कंप्लीट मैंने चीज़ें आपको रिवाइज करवा दी हैं। अब बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़े, इसमें क्या है, जीवन कौशल के विकास के बारे में बात की गई है। तो जीवन कौशल के विकास के बारे में बात करें, पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, सहानुभूति, सिंपैथी के बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है, दूसरे अर्थ क्या होता है सहानुभूति के, सहानुभूति क्या है, दूसरों के अर्थों के समझना। भाई थारे 4 दोस्त हो, इम एक आया को भाई लोगो थारो जिकन बैठ के तेरे थारी सुख दुख की बात बता उसको, ओ है ना, उकन क्यों बैठ के बता, और उकन थे को नहीं, कोई भी आदमी बैठ के उन अपनी दिल की बात बता सका है, वो कोई नहीं कौन बतावा, थानों पर पूरा विश्वास है, तो वो कया को आदमी सहानुभूति वाला आदमी है। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि वो क्या कर सकता है, दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है और उनको अनुभव कर सकता है। मतलब दूसरा का दुख ना आपको दुख समझे, ऐसा को आदमी है। क्या करी को नहीं कि भाई यार वो फलाना आदमी तो बहुत बढ़िया है, दूसरा का दुख ना आप जाए को दुख माने, तो उस प्रकार के आदमी को क्या कहा जाता है, सहानुभूति वाले आदमी के नाम से जाना जाता है। सहानुभूति से मानव संबंध मजबूत होते हैं, और जब आदमी एक दूसरे से सहानुभूति करते रहे, आदमी एक दूसरे से प्रेम की बात करता है, जब एक दूसरे से आदमी प्रेम भाव से रहे, तो इससे क्या है, जो मानव का जो संबंध एक दूसरे के साथ बाकी हमेशा स्ट्रॉन्ग रही, मजबूत रहे इस चीज़ से। अगले वाला क्या है, ये समाज के में करुणा, सहयोग और भाईचारे को बढ़ाता है। ये क्या करता है, जो समाज होता है उसमें करुणा, सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इन क्या भाई, कोई भी आदमी के साथ थे बैठ के उन्हें अपनी दिल की बात बताते रहो, जो हर चीज़ बता दो, तो इससे क्या है, अपना जो समाज में क्या बैठा है, करुणा को भाव, प्रेम भाव बढ़ा है, सहयोग एक जगह इकट्ठो रहने को और भाईचारा को भाव भी बढ़ा है। कार्यस्थल और परिवार दोनों में आवश्यक कौशल है। और सहानुभूति के भाई एक बात बताओ, थारा परिवार में कोई ना कोई एक आदमी है जो दूसरा की बात समझ ले, उन कोई भी आपकी बात बताते हुए, तो यूँ क्या आपने जो घर की बात और दूसरा आदमी कौन सा वो क्या करे, सब ने मिला जुला के चल रहा है, वो सब ने बैठ के समझाते कि भाई तन यो गलती कर रहे हो तू, और ने मत करया कर, यह चीज़ सही करनी चाहिए तन, है ना। तो हर चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कार्यस्थल हो, मतलब जठे थे काम करो। अब कोई काम करने वाली जगह होते बोस हैं को मायने पड़ो, थार कोई बात कर दिया, थार कोई कौन बताओ को, यूँ के थोड़े दिन चलोगे थारा काम, समझना तो पड़ेगा। अगर आप इंसानी रिश्तों को नहीं समझ पाओगे तो काम किससे करवाओगे। तो यही है, ये सहानुभूति का जो गुण है ये आपको कहाँ पर मदद करता है, कार्यस्थल जहाँ पे काम करते हो वहाँ पर भी मदद करता है, और परिवार होता है वहाँ पर भी आपको मदद करता है, दोनों की चीज़ें आपको मदद करता है। महत्व की बात करें, सामाजिक समरसता और मानव मूल्यों का भी आधार दिखाई देता है। तो इसमें क्या होती है, जो सामाजिकता होती है उसमें समरसता, एकता भी दिखाई देती है, और मानव के जो मूल्य होते हैं उसका भी आधार दिखाई देता है। तो दोनों की जो दोनों चीज़ें वो इसमें दिखाई पड़ती हैं आपको।
अगले वाला पॉइंट है अनुकूलशीलता, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है, आपको इसका अर्थ क्या होता है, परिस्थितियों और परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को डालने की क्षमता। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है, जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी आपके साथ अनुकूल व्यवहार है, उसी हिसाब से खुद को डाल लेना क्या कहा जाता है, अडेप्टेबिलिटी के नाम से उसको जाना जाता है। जैसे माहौल में आप रहते हो उस हिसाब से आपका व्यवहार हो जाता है, उस हिसाब से आप रहने लग जाते हो, उसी को क्या कहा जाता है, अडेप्टेबिलिटी कहा जाता है। अब मान लो थे नया नया पहली बार के हो थे, दूसरी जगह जाके रहने लगा, मान लो कि शहर में थे, कोचिंग करने गया, अब के भाई गांव में रहा करता, थारकन 4 आदमी थारा आस पास बैठा करता, अब एक एकला रहने लगा, मन को लाग रहे हो, लेकिन धीरे धीरे के भाई अब थे नौकरी करके भी लागोगा, घरों बाहर नहीं निकलना होगा, लड़का तो खास करके भाई कमाने भी जानो था बाहर ने, तो थान के अलग अलग वातावरण में के अडेप्ट करना पड़ेगा, माहौल में बदलना पड़ेगा, खुद ने डालना पड़ेगा। भाई जीवन में सदा ही थोड़ी रखो भाई लड़की शादी करके अपना हस्बैंड का घर जाएंगे और लड़का ही कमाना बाहर न जाएगा, तो घरों बाहर न तो सब नहीं निकलना जिंदगी में, तो क्या थान भी उठे के है कि उसके कि थारा जाए का माता पिता जाए का आदमी कौन मिले, उसके उनके साथ भी थाने एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई एक साथ बढ़िया भी बनेगी, कोई साथ बढ़िया को नहीं भी बनेगी, तो उन बढ़िया की विपरीत परिस्थितियां या बदलती हुई परिस्थितियां खुद न डाल लेने के अलावा है अनुकूलनशीलता कहलावा है। ते तार सासरम सबके साथ हाली बनने लगी तो थे बढ़िया अडेप्टेबिलिटी वाला आदमी हो, बाहर ने काम करने गए थोड़ा उनकी उठे बनने लगी तो ठीक है थे बढ़िया अडेप्टेबिलिटी का है तार अंदर, ये चीज़ों समझ लो थे उतारना। आधुनिक समय में तकनीक सामाजिक व पर्यावरणिक बदलावों से तालमेल बैठाना जरूरी है, और जैसे जैसे समय बदल रहा है, अब अडेप्टेबिलिटी भैया तो सामाजिक उदाहरण दे दियो, तकनीक भी बदलती जा रही है। पहले थारा माता पिता की फ़ोन कौन चलाया करता, लेकिन आज के समय बिना फ़ोन का कोई काम हो भी कौन सके, तो अया को नहीं क्या भाई फ़ोन न छोड़ दें के सारा दिन एक ही लगे रहा, तो जो बदलती तकनीक है उनको सीखना भी जरूरी है, उनके साथ क्या तालमेल बैठाना भी जरूरी है। आपको ये सिद्धांत आपकी सामाजिकता में भी काम आता है कि भाई सामाजिक रूप से भी इंसान को क्या है, सभी के साथ तालमेल बैठाना जरूरी है, अगर तालमेल बैठाओगे तभी समाज में क्या हो आगे बढ़ पाओगे। अगले वाला क्या होता है ना, पर्यावरणीय बदलाव, तो जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। भाई पलिया को देखो, आज पलिया क्या है कि वातावरण अलग होया कर, तो आजकल गर्मी देखो कहें कि जोर की पड़े, सर्दी पड़े, वह भी एक्सट्रीम में पड़े है, तो पर्यावरण में भी जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही हैं समाज में, तो जो चीज़ें समय चाहे समाज में हो, चाहे तकनीक में हो, चाहे पर्यावरण में हो, चाहे घर गृहस्थी में हो, कहीं पे भी जो चीज़ हो, जो आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उन बदलावों को क्या स्वीकार करते हुए उनके साथ आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, अनुकूलनशीलता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट क्या है, संकट की घड़ी, जैसे महामारी हो गई, अनुकूलन से जीवन रक्षा में सहायक होती है। तो जैसे कि आपके सामने अब कोरोना आ गो, अब कोरोना में क्या भाई सब लोगों ने डरकोसो माहौल बढ़ रहे हो कि आप ना जिंदगी में अपनों के उसी के नहीं उसी, उस समय आपको कैसा रखना पड़ता है, खुद को एकदम मतलब अनुकूल जो इन्वायरमेंट जो वातावरण होता है उसमें खुद को ढालना पड़ता है। लेकिन देखो वो समय तो चला गया, अब कोई आदमी घबरा जाता तो घबरा के तो आदमी वहीं मर जाए, है ना, अब तो टेंशन में तो वहीं आ जा, तो घबराना नहीं, जीवन में परिवर्तन आएगा और उन परिवर्तन के स्वीकार करना है। कई लोग के भाई बकाया करें, कोई तो रो रो के जिले, कोई हंस हंस के जिले, तो भाई रो रो के क्यों जीनो, जिंदगी तो जीनी है सबने, मुश्किल है सबका जीवन में, कोई व्यक्ति जी का जीवन में मुश्किल है को नहीं, सबका ही, तो अपना के हंस हंस के जीनो चाहिए, परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए, चाहे परिवर्तन अच्छा हो चाहे परिवर्तन बुरा हो। अगला क्या है, अगर आप अच्छे से अनुकूलन क्षमता आपके अंदर जल्दी से इन्वायरमेंट में ढल जाते हो, दूसरों के साथ आपके अच्छे से बनती है, तो उससे क्या हो कि आपको जीवन में जल्दी सी सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, और नेतृत्व और तनाव प्रबंधन में भी आपके सहायक हो जाएगी। मतलब आप क्या कर लोगे, नेतृत्व करने में भी अच्छे व्यक्ति बनोगे, और आपका जो तनाव प्रबंधन करने में भी आप अच्छे व्यक्ति साबित होंगे, तो दोनों के दोनों जो आपके अंदर जो गुण है वो इसमें सही साबित होंगे। अगले वाला क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्विंग द नेचुरल सोर्सेज, तो जो प्राकृतिक रूप से जो संरक्षण है, संसाधन होते हैं उनके संरक्षण की बात करेंगे। कैसे चीज़ों का संरक्षण किया जाता है, जैसे जल, वायु, वन और खनिज है, इन सब चीज़ों का अपन क्या करते हैं, सतत और जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं। मतलब आपके सामने जो जल हो गया, वायु हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, जो ये सब चीज़ें वस्तुएं हैं, इनको क्या किया जाता है, इनके जो प्राकृतिक संसाधन है इनका जो संरक्षण किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के रूप में जाने जाए। यहाँ कौन समझ में मैं समझाऊँ, पानी थे नहाओ, जब के करो पानी ने खुलो छोड़ दे चाल तो रहे, दूसरी बात क्या है, गाड़ी धोने लग जाओ तो पानी ढोल दो, पानी निरोई। अब अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, वना की बात करा, लोग के हैं आजकल देखो हर कटे कोई भी घर बनाओ पहले पेट काटते हो, जरूरी थोड़ी है, जरूरत वजत काटो, नहीं जरूरत वजह ना क्यों काटो,
है ना। पेड़ काटो, एक काटो तो दो लगाओ। दूसरी चीज़ क्या है, खनिज होएगा बेफालतू में भाई छोटा सा काम के लिए इंसान की मोटरसाइकिल लेके बाहर न चल जाओ, है ना। जरूरी थोड़ी आप पैदल चल के भी वो काम कर सका। इससे क्या है, एक तो अपना स्वास्थ्य भी बढ़िया रखो, दूसरी बात क्या है अपनों जो क्या बोलिया करें खनिजी तेल वगैरह पर भी बचे। अब थारा में कई बचेगा मार पाई थोड़ी ये सब की मैं क्यों बचावा, एक एक आदमी बचाओ जल्दी क्या धीरे धीरे सब बचाएंगे, है ना। अगले वाला पॉइंट है संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भविष्य के लिए खतरा। तो अगर आप संसाधन है आपके पास जो भी चीज़ें हैं जल पानी वायु खनिज, अगर इनका आप अंधाधुंध रूप से अगर उनका उपयोग करना शुरू कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, आपको जो भविष्य में इन सब चीज़ों का खतरा है वो पड़ता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। अगला क्या है, संरक्षण में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप चीज़ों को बचाकर रखोगे और आने वाली अपनी भविष्य की पीढ़ियों के बचा कर उनको आगे दोगे तो इससे क्या होगा, सतत विकास होता है कि मतलब वो चीज़ आपके भी काम आती है और आपके आने वाली पीढ़ियों के भी वो चीज़ है वो काम आ जाती है। अगले वाला पॉइंट है स्वच्छ भारत, जल संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा इसका हिस्सा होती है। तो आपके सामने जो स्वच्छ जल है ना, जल संरक्षण है और नवीनीकरण ऊर्जा है वो क्या होती है, वो इसी चीज़ का आपके सामने हिस्सा होती है। किसका, प्राकृतिक संसाधनों का हिस्से के रूप में वो चीज़ जानी जाती है। इसका महत्व क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संसाधन है उसकी सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आपके जो इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के रूप में चीज़ों को जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट बढ़िया अपन ज्ञान संसाधनों को साझा करना। मतलब क्या है, ज्ञान और अनुभव दूसरों को साझा करना। मत थाने कह करूँ ना कि वीडियो ने शेयर कर दो, क्यों क्योंकि ज्ञान बांटा बटायर ज्ञान जो दाब के रख लेना वो कोई काम को नहीं आ, समझ में आ गई ना। तो भाई है ज्ञान है जितना बांटोगा, जितना दूसरा लोगों तक शेयर करोगा उतना ही बटेगो। अहिया भी नहीं समझ में थे, एक बात बताओ, थे खुद पढ़ो और थारा दोस्त ने अगर मान लियो वीडियो पूरा देखे सबके में समझ मांगो, थारा बैठ के 5 में थारा दोस्त ने सारी चीज़ पढ़ा देना, थारा दुगुनी चीज़ याद हो जाएंगी, है ना। और यूँ टेक्नोलॉजी को लाइकर्स को मेरे वीडियो शेयर कर दिया करो, थारा जितना भी दोस्ती होने सब ने। तो इससे क्या जाए, ज्ञान है दूसरा ने बढ़ाओ सब बड़ा है। और हाथ मिलकर बात कौन कह कि भाई अगर आपको आदमी बड़ा ना गए तो बढ़िया एक कदे तो काम वही है। तो इससे क्या है कि उसके क्या अपना जीवन में उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिले और कोई नहीं मिल जा, कोई तो आगे बढ़ रही है। तो यही है, ज्ञान है वो दूसरों तक शेयर जरूर करना चाहिए, साझा जरूर करना चाहिए। इसमें क्या है, शिक्षा अनुसंधान व तकनीकी विचार नवाचारों में सहयोग की संस्कृति बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, नई जो शिक्षा देखने को मिलती है और जो अनुसंधान जो रिसर्च करते हैं, इसमें क्या होती है, तकनीक के जो नवाचार देखने को मिलते हैं उससे जो संस्कृति है वो हमारी आगे बढ़ती है, इसमें भी फायदा होता है। अगला पॉइंट क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ओपन सोर्स का ज्ञान आदान प्रदान के उदाहरण। तो इससे क्या होता है, जो ऑनलाइन जो आपके सामने प्लेटफॉर्म होते हैं उसके जो ओपन सोर्स होते हैं उससे जो आपको ज्ञान है उसका आदान प्रदान है वो भी देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है ज्ञान बांटने से बढ़ता है भारतीय परंपराओं के मूल विचार है। और इसमें यह भी देखने को मिलता है कि ज्ञान बांटते हो तो ज्ञान बांटने से क्या होता है, आपके सामने बढ़ता है, ये हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है उसका भी ये क्या एक प्रकार से हिस्सा है। समझ में आ रही है आपको हर चीज़ अच्छे से कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, हमारी संस्कृति के अंतर्गत भी ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फ्लो चार्ट की बात करें अपन, फ्लो चार्ट क्या है आपके सामने, जीवन कौशल का विकास करना। तो जीवन कौशल क्या आता है, पहला क्या, सहानुभूति। सहानुभूति क्या आती है आपके सामने, मानवीय संबंध और सहयोग। तो सहानुभूति में क्या होता है भाई, कोई व्यक्ति है उसके दूसरे व्यक्तियों के साथ कितने संबंध अच्छे हैं, दूसरों के साथ वो कितना मिलनसार है और दूसरों की भावनाओं को कितना जल्दी से समझ लेता है, उसी को क्या कहा जाता है, आपको सहानुभूति के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, अनुकूल क्षमता। अनुकूल क्षमता क्या होती है, बदलती परिस्थितियों में तालमेल। तो उसकी जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती चली जाती हैं उसको अपने परिस्थितियों में अनुकूल करना है। ये चीज़ ना कहीं याद कर सको भाई, लड़की अपने सास रह जाएंगी तो ना आपके सासू के साथ भी बना के रखनी पड़ेगी। सुबह शाम 8 बजे काम तो चल उनको रहना तो के साथ ही है, ननद होगी और ना वो परिवार होगो, समाज होगो, वो भी दूसरों घर ही है, उनके साथ बना के रखना है। लड़का ही बाहर ने काम करने जाऊँगा उन्हें आपका कर्मचारी के साथ बना के रखनी है, दूसरा जो व्यक्ति है उनके साथ बना के रखनी है, जो आगे शादी हो के साथ भी बना के रखनी है। तो योग्य होगी उसको क्या कहा जाता है, अडेप्टेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में क्या आता है, सतत विकास करना। मतलब आप जो चीज़ों का उपयोग कर रहे हो वो आपके आने वाले बच्चे भी यूज करें। यहाँ कुछ समझ लो कि थारा घर बोरवेल में पानी पी रहे हो ना, वो थे भी प्योर, थारा आने वाला बच्चा भी पिए, ये हिसाबों अगर वो बोरवेल में पानी को उपयोग करोगा तो थारा वो क्या रहोगे, सतत विकास रखो। और नहीं कर पाओगा, नहीं कर पाए तो वो क्या है, सतत विकास में नहीं आओगे। इससे क्या है, अपना जो भविष्य है उसकी सुरक्षा भी देखने मिला है।
ज्ञान संसाधनों को साझा करना, तो ज्ञान संसाधनों को साझा कैसे किया जाता है? शिक्षा और नवाचार में प्रगति करके। तो इंसान अपने जो नॉलेज होता है उसमें और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़कर क्या कर सकता है? ज्ञान और जो संसाधन होते हैं उसको साझा करने का कार्य करता है। निष्कर्ष की बात करें अपन, जीवन कौशल जैसे सहानुभूति, अनुकूलनशीलता, संसाधन संरक्षण और ज्ञान साझा करना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए समग्र प्रगति और सतत विकास का के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या बताया गया है? हमारे जो जीवन कौशल की जो कुछ सहायक चीज़ें होती हैं, जैसे सहानुभूति, सभी व्यक्तियों को अपने एक दूसरे प्रति क्या सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। अनुकूलनशीलता, कैसा भी इन्वायरमेंट हो खुद को अडेप्ट रखना चाहिए। संसाधनों का संरक्षण करना, मतलब जो संसाधन होते हैं उनको संरक्षित करके रखना भी जरूरी होता है। और यही चीज़ क्या रहती है? समाज की जो प्रगति करने के लिए और उसका सतत विकास करने के लिए आवश्यक रहती है। समझ में आ गई आपको सारी चीज़ें? अगले वाले जो यूनिट नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ें, इसमें क्या दिखाया गया है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में संचार, प्रभावी संचार। तो दैनिक जीवन में आपको प्रभावी संचार के बारे में अब अपन अच्छे से पढ़ेंगे। पहले वाला पॉइंट है एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग क्या होता है? सहानुभूतिपूर्ण श्रवण करना, मतलब चीज़ों को अच्छे से सुनने को क्या कहा जाता है? सहानुभूति श्रवण के नाम से जाना जाता है। मतलब यह कि भाई थे ना कई आदमी कन बैठो ना जना बोलो जा कया का आदमी का मुँह तो ऐ लगा कि मुँह तो सदा उपड़ा ही निकली, और कई आदमी कन बैठो जना ऐ लगा चाहिए बनो मत उकसा तरी, लेकिन ऐ लगा कि यार कि तो 2 मिनट बात सुनी लिया वो है नया चीज़। इनके कहे जा है, इसको क्या कहा जाता है आपके सामने? दैनिक जीवन में प्रभावी संचार के नाम से जाना जाता है। पहले बात करें इसको, जो सहानुभूति शरण होती है उसको श्रवण को अच्छे से समझेंगे। पहली बात अपन पहले क्या, दूसरे की बात को धैर्य और समझ पूरी से समझना। तो आज थान मैं सुनन की कला समझाऊँ ते दूसरा के साथ जो दूसरा बात बनाओ में तो थारी घनो ज्ञान है, दूसरा ने अपनी बात खैन को, लेकिन सुनन को ज्ञान आज के समय में समाज में बहुत कम लोगों ने। तो आज आप सीखांगा कि इंसान ने सुनना क्यों जरूरी है, सुनने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला क्या है? दूसरों की बातों को धैर्य और समझदारीपूर्ण से सुनना चाहिए। तो पहले गुण क्या है? जब कोई अपना दूसरा आदमी से बात करा तो अपनी बात है पास समझदारी के साथ, धैर्य के साथ और समझदारी के पास के सुननी चाहिए। समझ में आ गई? उसी को क्या कहा जाता है? एम्फेटिक लिसनिंग के नाम से जाना जाता है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको धैर्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण रूप से चीज़ों को सुनो आप। अगला क्या है? केवल शब्द नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को भी महसूस करना। तो आप सिर्फ यहाँ कोई कोई आदमी था कोई चीज़ बता रहे, भाई कोई आदमी था अपने सुख दुख की बात बताओ, तो क्यों बतावे कि भाई थे उनके, क्योंकि सुख दुख की बात सुनोगा उनके साथ वहीं कोई व्यवहार करोगा। तो ये क्या है कि कोई भी आदमी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसकी भावना ने भी थान महसूस करना जरूरी है। उस चीज़ ने क्या कहा जाए है? एम्फेटिक लिसनिंग के नाम से जानो जाए। अगले वाला पॉइंट क्या है? संबंधों में विश्वास और निकटता बढ़ जाता है। तो इस सहानुभूति के भाई कोई एक बात सोचो, कोई आदमी थारकन आके बैठो, वो थान सुख दुख की बात होता ही थे, सारी बात सुनी और उसका थान कोई उस चीज़ को ज्ञान हो तो थे उनके सोल्यूशन भी बता दियो कि भाई साहब यो काम अँ करना चाहिए, मैं भी जीवन में अँ करूँ। या कोई पढ़ने के लिए बता कि मेरे तो बिजनेस कम्युनिकेशन समझ में कोई नहीं कहाँ पढ़ूँ, यार दोस्त कही ते क्या कही कि मोहित सर पढ़ाई यूनिवर्सिटी चैंपियन पे जाके पढ़ लो, बहुत बढ़िया पढ़ाई, तेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या करी और आके बैठ क्लास खोली होकर सारी चीज़ समझ में आ गई तो क्या हो जाओगी? थार दोनों में बढ़िया बनेगी कि वाह यार तगड़ी जगह बताई, जब मैं पढ़ के पूरे पेपर में पास होगा, नहीं तो बैग लग जाती मेरे काल। तो समझ में आ गई ना? तो यही है, दूसरों की बातों को अगर आप अच्छे से सुनते हो और उसकी बातों का अगर कोई प्रॉब्लम लेके आए, समस्या लेके आए, उसका अगर समाधान कर देते हो तो क्या होता है? आपके बीच में रिश्ते भी अच्छे से बढ़ जाते हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है? विवाद और गलत फहमियाँ भी कम होती हैं। तो इससे एक चीज़ और भी कम हो जाती है, जो आपस में जो विवाद होते हैं, भाई इंसान में झगड़ों कद है, लड़ाई कद है, जब आपस में कोई दो आदमी की आपस की कोई बात है, मतलब कोई कमी दिखाई दे रही है ना, क्योंकि अगला की बात कौन सुनो, जल्दी तो अगला ने गुस्सा होगो। या फिर कोई क्या कह दिया तीसरो आदमी या बात खाई के चले गो कि ना वो था लो काल था लो भाई लो तो ठीक गुमो हो, फिर क्यों को यह बात हनके लगेगी, बुरी लगेगी। थे अगर बात कर लोगा जब तो क्यों जाओगे थे बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो लड़ाई क्यों नहीं होगी, और नहीं क्यों जाओगी, लड़ाई हो जाओगी। तो यही है, अगर कोई दो आदमी ही उनके बीच में अगर ज़िंदगी में लड़ाई हुआ तो क्यों है? क्योंकि आपस में बैठ के बात कौन करें, आपस में बैठ के बात करें तो लड़ाई सोल्व हो ही जाए। तो यही है कि इंसान ने हमेशा अपने के एक दूसरे की बातें आराम से बैठ के बात कर लेनी चाहिए और सुननी चाहिए, है ना। अगला का सुख दुख की बात हमेशा सुननी चाहिए, तब के रिश्ता सही से चले। दूसरा पॉइंट क्या है? विचारशील वाणी। विचारशील वाणी क्या होती है? जब थे कोई बोलो ना, जा सोच समझ के बोलिया करो, हर किमी नहीं बोलना चाहिए। जब दो दोस्त हो जब तो किमी बोल दो भाई एक दूसरे में, तार दोस्त में 4 दोस्त थे,
है ना। 4 दोस्त में कहीं भाई 3 तो यहाँ का आदमी है जानना चाहिए कि मी खरीदो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन एक यहाँ का आदमी है जिन थे कोई बात कहते हैं वो दिल पे लेके बैठ जा, है ना। तो यहाँ का आदमी भी हुआ समाज में, तो एक लेके अपना जो भी बोलना वो सोच समझ के बोलना चाहिए। और अगर बाहर अपन जा रहे हैं समाज में, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं वो दोस्तों के साथ भी वैसे ही बोलते हैं, बाहर भी वैसे ही बोलते हैं, माता पिता के साथ भी वैसे ही बोलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक बाउंड्री रखनी चाहिए कि माता पिता के साथ अपन क्या बोल रहे हैं, दोस्तों के साथ क्या बोल रहे हैं, और अपने जो गुरुजन हैं उनके साथ किस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। और जब भी बोलें तब विचार करके हमें बोलना चाहिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, सोच समझ के बोलने को क्या कहा जाता है, विचारशील वाणी के नाम से जाना जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है, बोलते समय हमेशा विनम्र रहो और संवेदनशील भाषा बनाए रखो। मतलब बोलते समय कैसे विचार रखो, अपनी विनम्रता के भाव का परिचय दो। भाषा कैसी प्रयोग करनी है, स्पष्ट, सरल और सम्मानजनक भाषा। इस तरीके की भाषा का उपयोग करो जो एकदम स्पष्ट हो, जो सुनने में अच्छी लगे, सरल हो और सम्मानजनक भाषा हो। किस प्रकार की भाषा हो, जिससे सामने वाले को क्या ऐसा लगे कि भाई जी क्या ही बात बोली है, सुन के एकदम बढ़िया सुना क्यों, अहीं की बात बोलनी चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए, जिससे आदमी ने के कोई बात भी खदो बुरो भी नहीं लगे। काफ़ी बार के कोई आदमी की था कमी भी निकालनी हुए तो यहाँ को नहीं कि जम्माइयों को तो पीछे ही पड़गा ना, आराम से करना बैठायो, हर चीज़ बता दी कि भाया देख अँ करें वो काम हो जाएगा, और अँ करें वो काम हो जाएगा, या तेरी गलती है सुधारो तो तेरी मर्जी, नहीं करोगे तो तेरे मन की, समझ आ गया ना। तो इस प्रकार की वाणी करते हो तो आदमी को ऐसा लगता है कि यार मुझे खुद में सुधार करना चाहिए। और थे अगर कहने लगा अयार भैयार आग लगा विचार लगे तो मेरा बारे में सदा ही करें वह नया चीज़। तो यह इंसान जब भी बोले तब विचार करके चीज़ों को बोलना चाहिए। अगला क्या है, कठोर और आक्रामक भाषा से बचना चाहिए। तो जीवन में देखो आपको कठोर भाषा का भी उपयोग करना पड़ता है जीवन में काफ़ी बार, लेकिन काफ़ी लोगों की क्या आदत हो जाती है वो बोलते ही हमेशा कठोर ही है। तो आपको इस प्रकार से भाषा का उपयोग कभी भी नहीं करना है। आपको जीवन में कठोर और आक्रामक भाषा है उससे कोशिश करना चाहिए कि हमें खुद से बचाव करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना बचाव करने का प्रयास करो कठोर और आक्रामक भाषा से। अगला क्या, संवाद और जो सकारात्मक और रचनात्मक बनना। तो जीवन में आपकी कैसी भी परिस्थितियां हो आपको किस प्रकार की विचारधारा को रखना है, सकारात्मक विचारधारा को रखना है। कैसी विचारधारा को रखना है, सकारात्मक विचारधारा को रखना है। जीवन में मुश्किल परिस्थितियां हो, अच्छी परिस्थितियां हो, किसी के साथ आपकी दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, विचारों को कैसा रखो, सकारात्मक रखो। और बोलने में जब आप बोलो, जैसे देखो मैं पढ़ाऊँ था तो पढ़ाता मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँ हूँ, जब कॉलेज की भाषा में था पेपर में कि लिखना वो भी बोल के बताऊँ। अब थे मन बेरे मेरा जैसा भी कई बाड़ा की जन को भाई बुद्धि कम चाल है थोड़ी, समझ गया थी बात, सब टापर होशियार थोड़ी, तो उन्हें मारवाड़ी में भी समझा दूँ, घर गृहस्थी की चीज़ भी बता दूँ, तो इससे क्या हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बालक को। मेरा प्रयास यही रहे, नहीं तो मैंने भी इंग्लिश घनी जोर की इसी इंग्लिश बोल सकूँगी थारा आधा तो समझ में क्यों नहीं आओगी, है ना। हिंदी भी घनी जोर की बोलनी आ, लेकिन समझदारी किस चीज़ में है कि भाई एक होशियार बच्चों है जो पल्ले पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ के पास हो ही गो, उन पढ़ानों को कला थोड़ी है ना। समझदारी तो उठे है जो कदे को नहीं, जो अभी स्कॉर्पियो में बैठ के आए हैं थोड़ी देर पहले, उम स्कॉर्पियो में वीडियो देखने लग रहे है ना, और पास जाके पेपर लिखा गो उसका समझ में जा, जो जिंदगी में कदे कौन पढ़े हो 10वीं क्लास में जिसका 40-50% 12वीं में इतना ही, और अभी भी कौन पढ़े, तो वो बालक ने चीज़ कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, वह एक बहुत बड़ी कला है। तो यही है, रचनात्मकता भी होनी चाहिए समाज में और सकारात्मकता भी होनी चाहिए। अगला क्या, एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग क्या होती है आपके सामने, केवल पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ी हुई चीज़ों को गहराई से विश्लेषण करना। अगले वाला प्रश्न क्या है, एनालिटिकल रीडिंग करना, विश्लेषणात्मक पठन करना। विश्लेषणात्मक पठन क्या करना होता है, समस्या आपको जो पहली लाइन से समझ में आएगा, विश्लेषण करके चीज़ों को पढ़ना, गहराई से पढ़ना। इसमें क्या होता है, विश्लेषण करके पढ़ने में केवल पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ी हुई चीज़ों को गहराई से विश्लेषण करना। मतलब कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, उन गहराई से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अब अमेरिकन पढ़ रहे हो, अब काफ़ी बच्चे हैं कि पहले तो कौन पढ़ा, लेकिन अब जब भी वीडियो देखेंगे तो इन मन लगा के देखेंगे। कई टावर क्या करेंगे, इन्हें भी 2x पर करेंगे, या फिर इन्हें भी क्या करेंगे, इन्हें भी देखेंगे तो आगे स्किप कर करके देखेंगे, बोले मैं तो भाई ब्रह्म ज्ञानी हम मानने की जरूरत है, ज्ञान की आगे कर करके देखेंगे। तो पेपर में भी फिर क्या प्रश्न थोड़ा सा इन्हें भी नहीं हो, ओहो मैं गुरुजी थार तो पढ़ाएडा में आयो को नहीं, अरे सब कि मैं पढ़ाएडा में आयो हो, तू पढ़ियो कठी हो डंगू, बात यह ना कि तू पढ़ियो कहाँ हो। जरूरी क्या है, जब पढ़ाई करो, जब जीवन में कोई भी काम करो उसको क्या एकदम गहराई से उसमें मन लगा कर करो। दो जगह दो गला मता करके चलोगा जीवन में कठिन सक्सेस को नहीं होगा। कोई भी काम करो अच्छे से करो और मन लगा कर करो। अगला क्या है, तथ्य तर्क और संदर्भ में समझना। तो कोई चाहे तथ्य हो चाहे तर्क हो, उनके अच्छे से समझना चाहिए। अगर उन अच्छे से समझोगा तो ही के जीवन में आगे बढ़ोगा।
है ना। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों को काफ़ी बच्चे क्या है उन्हें पूरा महाराणा प्रताप के बारे में आया पूछ ले कि महाराणा प्रताप की जन्म कद हो मृत्यु कद हो कौन सो आक्रमण कराया कहीं रिया कर, तो सब कुछ बता देगा। और आया पूछ लेना कि भाई महाराणा प्रताप के बारे में कुछ 4 चीज़ें खड़े होके बताओ, भाषण बता जो का जीवन में वो के उपलब्धि रही आली पर्सन बदल को साफ सबके में। क्यों? क्योंकि सिर्फ रट रहे की चीज़ें जीवन में समझी भी नहीं, है ना। समझना जरूरी है। अब मैं थाने ऊपर डाल रही हूँ कितना बढ़िया पेपर है, इन समझ के अपने जीवन में उतार लियो तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। तो यही है, जो तर्क पढ़ो, जो तथ्य पढ़ो और जो संदर्भ पढ़ो उनके अच्छे से समझना चाहिए आपको और हर अच्छे से चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट क्या, आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच क्या होती है, आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, है ना, विकसित करना। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, आलोचना मतलब दूसरा की कमी निकालने को नहीं हुआ है आलोचनात्मक सोच। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग होती है कोई भी चीज़ होती है ना उसको गहराई में जाकर समझना, है ना। थे उल्टी चीज़ें तो घनी गहराई में जाके समझ लो, लेकिन जो चीज़ें समझनी चाहिए उन गहराई में जाके थे कदे नहीं समझो, है ना। इंस्टाग्राम पर रील कठे कोई बनाने वाला का आदमी ने देख लो का आईपीएल में कौन आईपीएल को कैमरामैन की फोटो ली सबका थे, सब में खोज मारोगा। लेकिन जब बात आ जाए किताब में आया कह देना था ना कि एक बिजनेस कम्युनिकेशन को 1% ढूंढना है थारा प्राण निकल जाए मायनो, है ना। तो यही चीज़ है, इन्हीं के कहा जाए क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना कि जीवन में हर चीज़ को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके वो क्यों हुई, है ना। भारत में जो आपके सामने महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध किया, क्यों किया, सभी में सारे शासक ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, महाराणा प्रताप ने क्यों नहीं की। मैं होता उसकी उनकी जगह तो क्या करता। तो इन सब चीज़ों की जब अपने जीवन में आप क्या करोगे, अपनी जो समझ विकसित करोगे तो इससे क्या आपका दिमाग भी विकसित होगा और आपकी पढ़ाई भी मजबूत होगी। अगला क्या, सही निर्णय लेने में सहायक। और जो अगर आप अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ते हो तो आपका जो दिमाग है वो सही निर्णय, सही गलत के बीच फैसले लेने में क्या होता है, सहायक होता है। अगले वाला पॉइंट क्या है, इन्फॉर्म राइटिंग, सूचित करके लेखन करना। सूचित करके लेखन करना क्या होता है, लेखनों को तथ्य और सही जानकारी पर आधारित रखना। तो जैसे भी आप कोई भी चीज़ का लेखन करोगे उसमें सही प्रकार के तथ्य और सही प्रकार के जानकारी को रखना। तो कोई भी चीज़ तथ्य बताओ उन सही से जानकारी करके बताओगा। अगर सही से जानकारी लेकर बताओगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बने समाज में। क्रेडिबिलिटी क्यों है, लोग हम थारे प्रति विश्वास बने कि जया कि भाई यो आदमी जो भी काम करे ना वो बढ़िया से करे है। अगला क्या है, लिखावट स्पष्ट, सुव्यवस्थित और सटीक हो। जो भी आप लिखते हो उसको भी अच्छे से लिखो, ध्यान लगाकर, विचार लगाकर, समझ के और अच्छी राइटिंग में लिखो, ताकि जो समझने वाला व्यक्ति हो उसके क्या विचारों पर प्रभाव पड़े आपका लेखन देखकर। गलत और अधूरी जानकारी से बचें। तो जीवन में अगर आप कोई भी चीज़ को बता रहे हो तो उस पर अच्छे से अध्ययन करो। गलत जानकारी को देने से आपको हमेशा बचना चाहिए। अगला क्या, शैक्षणिक, पेशेवर और व्यक्तिगत स्तर की विश्वसनीयता बढ़ाना। तो आपको जीवन में क्या है, अपना स्तर जीवन में इतना ऊंचा बनाओ कि आप चाहे शैक्षणिक, पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से क्या है आपकी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। समझ में आ गया आपको। शैक्षणिक रूप से भी आप क्या है आप अच्छे बनो, पेशेवर रूप से भी क्या है आप अपने, अगर आप इस प्रकार के चीज़ों को करोगे कि आपको इन याद को नहीं रहना थारी क्लास में कोई एक नहीं कोई होशियार टापर होगो वो कहते थे कितना है स्वाद ले लियो, जब थान कोई चीज़ की जरूरत पड़े जाए उन्हीं तो पूछो पढ़ाई से संबंधित कि यार भाईडा तो बताए तू ही पढ़ा है मारा तो तू ही पढ़ के आए होगो, है ना। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का उस लेवल का स्तर है, उस बच्चे ने अपना स्तर बनाया उस लेवल का। तो यही है आपका, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे शैक्षणिक जीवन हो, चाहे पेशेवर जीवन हो, अपना लेवल इस तरीके से बनाओ कि लोग आपको पूछें। समझ में आगा। सारे दिन का डम घुमानो इंसान जीवन में सफल को नहीं हुआ। खास करके लड़का ये चीज़ सुनो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या, प्रभावी संचार क्या होता है। अगला क्या है, लिसनिंग। आप जब पढ़ते हो चीज़ों को, जब सुनते हो तब क्या इम्फेटिक सुनो, सहानुभूति लेकर सुनो चीज़ों को। स्पीकिंग, जब बोलो, जब मुंह बाणी निकालो, जब कहें कि निकालो आदमी, जब अगलो आदमी सुने तो उन सुन के थोड़ा बढ़िया लगे, है ना। रीडिंग, पढ़ो जहाँ कहें का पढ़ो, एनालिटिक, विश्लेषण करके पढ़ो ताकि जो चीज़ें बता रहे दिमाग में जाके बैठे थोड़ी बहुत। राइटिंग, लिखो तब कैसा लिखो, इन्फॉर्म, मतलब अच्छे लेखन का कला का उपयोग करो। अगले वाला पॉइंट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को केवल बोलने तक ही सीमित मत रखो। मतलब कोई भी चीज़ यो क्या बता रहे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या, प्रभावी ढंग से किसी भी कार्य को करना। तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संवाद करना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रभावी ढंग से लोगों के साथ बातचीत करने की आप में कला में विकसित हो, नहीं। आपको सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों विधाओं में क्या होना पड़ेगा, पारंगत होना पड़ेगा। चारों ही चीज़ों स्किल में आपको क्या होना पड़ेगा, बढ़िया होना पड़ेगा।
इन कौशल्स का सही दिशा में उपयोग करने से जीवन, जो आपका दैनिक जीवन है, शिक्षा और पेशेवर जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। अगर आप जीवन में क्या करते हो, सारे प्रकार के कौशल्स पे अपनी कमांड कर लेते हो, सारी चीज़ों पर आप बेहतर हो जाते हो, तो जीवन में आपको क्या है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें यही बताया गया कि आपको हर स्किल में बेहतर होना पड़ेगा, चाहे सुनने में, चाहे बोलने में, चाहे पढ़ने में और चाहे लिखने में। हर कला में अगर आप पारंगत हो जाओगे तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाओगे। प्रैक्टिकल कंपोनेंट कम्युनिकेशन कल्चर सोशल अवेयरनेस एक्टिविटी से संबंधित आपके सामने प्रश्न है, मतलब बाहर न जाके सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न है। पहला पॉइंट क्या है, सर्वे इंटरव्यूज ऑन कल्चर डाइवर्सिटी। तो हमारी जो सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, इस पे अपन क्या करेंगे, एक सर्वेक्षण और जो साक्षात्कार है वो करने का कोशिश करेंगे। छात्र अपने पड़ोस या मार्ग में सर्वे इंटरव्यू करेंगे। तो छात्र हैं वो क्या करेंगे, उनके आसपास में जो कोई मार्ग पढ़ रहा है या सर्वे पढ़ रहा है, वहाँ पर क्या लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो संचार कला है, जो उनकी संवाद करने की जो है कला, वो कैसी है। यो तो थे कर भी सको प्रैक्टिकल, भाई थे कॉलेज में जाओ तो थारी कितने लोगों के साथ बने, थारो व्यवहार क्या है लोगों के साथ, उसे थाने बोलना पता चल जाओगे। अगला क्या, इसका उद्देश्य क्या है, भारत की बहुलतावादी परंपरा, प्लुरलिस्टिक ट्रेडिशनल और विविधता भाषाओं का, भाषा धर्म व रीति रिवाज जीवन शैली का व्यवस्थित स्थिति को पता करना। भाई ज़्यादा दूर के थाला गाँव वाला स्टैंड पे जाके खड़े हो जाओ, थान सब बेरो पार जाओ, कितनी जाति का, कितना धर्म का, कितना समाज का, कितना बोली का लोग मिले हैं, है ना। आए नहीं मिले तो अपने कोई भी थारा बड़ो शहर है, शहर का स्टैंड पर खड़े जाओगे तो थाना और ज़्यादा बेरो पार जाओगे, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, आपको पता चल जाएगा कितने अलग अलग प्रकार के भाषा के, समाज के, धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं। और मैं थान बेरो होगी इस चीज़ का बारे में तो सबने बेरो है। प्राप्ति की बात क्या करें, अगर आप ये कार्य करते हो, सर्वे करते हो, इससे आपको क्या पता चलेगा, सही सुनता, आपस में लोगों के साथ सही से व्यवहार करके कैसे रहना चाहिए, आपसी सम्मान, आपको एक दूसरे लोगों के साथ सम्मान कैसे दिखाना चाहिए, और सामाजिक समरसता है उसकी समझ विकसित होगी कि सामाजिक रूप से लोगों के साथ आपको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से उन लोगों के साथ बोली और भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो यही है, इस सर्वे से आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, सही सुनता, लोगों के साथ कैसे रहना है, आपस में लोगों के साथ सम्मान कैसे करना है, और सामाजिक समरसता के बारे में आपको चीज़ों को पता चलेगा। अगला क्या है, ओल्ड एज होम्स, हॉस्पिटल एंड केयर सेंटर्स विटीज। तो आपको क्या करना है, वृद्धाश्रम हो गया, अस्पताल भ्रमण हो गया, इन सब चीज़ों पर भी जाकर आना है। हर चीज़ को करोगे, आप क्या वृद्धाश्रम में जाओगे, अस्पताल भ्रमण के लिए जाओगे, और वहाँ पर आपको क्या करना है और उनसे आपको क्या समझ मिलेगी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। छात्रों को वृद्धाश्रम, कैंसर कोई वार्ड हो गया, अस्पताल में जाकर बुजुर्ग हो गए, मरीज हो गए, देखभाल करने वाले नर्सिंग स्टाफ से संवाद करनी है। तो आपको क्या है, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ यो काम तो कर लोगे थे, है ना। नर्सिंग स्टाफ हो गया, बुजुर्ग हो गए, मरीज हो गए, उनके देखभाल करने वाले लोगों से आप जाकर बातचीत करिए, उनसे पता करिए कि उनकी किस हालत में वो लोग रहते हैं। उद्देश्य की बात करें, सहानुभूति होगी, एक दूसरे के साथ कैसी लोगों के साथ बातें करनी चाहिए, करुणा और मानवीय मूल्य की गहरी समझ। भाई थे एक ओल्ड होम एज में गया, वृद्धाश्रम में गया, सॉरी, उठे जाके थे पतो करियो कि भाई बूढ़ा लोग ही वो रह रहे हैं, भाई क्यों रह रहे हैं, उनका समाज में भाई कई अमीर लोगों का घर का आदमी भी रहेगा, कई गरीब आदमी का भी रहेगा, कई यहाँ का रहेगा जिनका बच्चा होना छोड़ दिया, कई यहाँ का लोग भी मिलेगा जिनका बच्चा था ही को नहीं, है ना। कोई लोग आपको बच्चाओं परेशान होके, बेटाओं परेशान होके उठे रही, तो उठे जो काम करने वाला लोग हैं उन्हें बातचीत करने से बेरो पटो कि उनका साथ की साबु व्यवहार करी, और थने भी इस चीज़ से समझ मिलेगी कि इंसान ने जदों को बुरो टाइम हो तो के साबू उस साथ व्यवहार करना चाहिए। जीवन में थाने बहुत ज़्यादा सीख देखने मिलेगी, सहानुभूतिक जो बात करने को तरीकों पर पाठक हो। प्राप्ति क्या होगी, छात्रों का मानसिक व भावनात्मक विकास होता है। जब अपन ऐसे लोगों से मिलते हैं तब क्या होता है, हमारा मानसिक रूप से विकास होता है, समाज में भावनात्मक रूप से भी अपन मजबूत होते हैं। क्या आपको पता चलता है कि वो को ना एक गाना है कि जग में दुख देखना मत चलिया, तो प्रेरणा मन गानों को नहीं, मैं तन आया सुना दे कि जीवन में दुख मैं जब जीवन में मेरा दुख रहा रोया और फिर मैं जग को दुख देखो तो मन मेरे पाटे सब खुशी, तो मैं हूँ, दुनिया तो मेरे और भी ज़्यादा दुखी है। समझ में आ गई। तो यही है, आपके सामने मानसिक और भावनात्मक विकास भी होता है कि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के दुख हैं, हम तो अपने दुख में हमेशा दुखी रहते हैं। अगर आप दुनिया और समाज को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे दुख तो बहुत निम्न स्तर के हैं। समझ में आ गया। और साथ ही साथ आपको सामाजिक उत्तरदायित्व है, कैसे हमारे समाज में हमारी सामाजिक परंपराओं को निभाना चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी पता चलेगा। अगला क्या है, हिस्टोरिकल साइट और मोनूमेंट्स का विजिट करना, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए क्या आएगा,
शहरों के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को और स्मारकों का दौरा करना। तो आप क्या करते हो, जो शहर होते हैं वहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल हो गए, स्मारक हो गए, उनका आप दौरा करने के लिए आप जाते हो। तो उसमें आप क्या क्या सीखते हो, उस दौरान पर्यटकों से बातचीत कर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की बहुआयामी झलक को प्राप्त करना। तो अगर आपके क्या गया थारा कोई किलो कोठे को मन चल गा, कोई मेड़ो लागे उके अंदर घूमने चल गा, तो इससे क्या है भारत की जो अपनी कितनी समृद्ध जो संस्कृति है उसका बारे में थाने चीज़ों को ज्ञान हो। समझ में आ गई। अगला क्या, प्रायोगिक कार्य करना। तो प्रायोगिक रूप से क्या कार्य करोगा, वीडियो डॉक्यूमेंट बनाओ। तो उठे जाके मेला में जाके कोई वीडियो भी बना सको हो। पर्यटकों के वीडियो रिकॉर्ड करना। तो उठे पर्यटक रहे हैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सको कि थे उरा आयो हो, तो थाना आके उरा कहाँ लागे हो, थे उरा के क्यों आया करो हो, हर साल आओ को नहीं आओ, पर्यटन रूप में आओ हो, या फिर उरा दार्शनिक स्थल पर थार देखने में श्रद्धा है धर्म का वजह आओ हो, या उरा की खूबसूरती निहारण में आओ, है ना। इस प्रकार के आप प्रश्न करोगे। देखो कितनी चीज़ तो मैं ही बता दी था, है ना। तो इस चीज़ से क्या होता है, एक तो थारो बढ़िया यूट्यूब पर चैनल चाल जाएगा लोग गढ़ो, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है थान समझ भी पैदा हो जाए और लोग का सा पता चित्ताकंड के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा। आपने विजिट की ऐसी जगह है तो आपको क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री भी तैयार करनी है। वहाँ पर गए, जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया उसके बारे में जानकारी भी आपने लिख ली और पॉइंट भी बना लिया आपने वहाँ पर जाकर। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो संचार कौशल है, लोगों से बातचीत करने का कौशल है, वो भी बढ़िया हो जाएगा। उसका वास्तविक अभ्यास, मतलब किताबों पढ़नो इंसान ने ज्ञान को नहीं है, बाहर न निकल के जब बाता चिता करे जल्दी ज्ञान है और संस्कृति के बारे में भी उसको ज्ञान हो जाएगा। अगले वाला पॉइंट क्या, रिपोर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। रिपोर्ट और प्रस्तुति क्या होती है। छात्र समूह या व्यक्तिगत रूप से अपनी गतिविधियों पर रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। मतलब जो स्टूडेंट है ना वह क्या है, व्यक्तिगत रूप से अपनी जो गतिविधि हैं और रिपोर्ट है और जो प्रेजेंटेशन है ऊपर क्या है रिपोर्ट तैयार करी जाए। रिपोर्ट तैयार करनी है था एक अंदर कैसे सीखांगा भाई थे रिपोर्ट तैयार करोगा जना। पहला क्या अपना लेखन कौशल है, मौखिक कौशल है, उसका अभ्यास करना। मतलब आपको चीज़ों को लिख कर और बोल कर जो अपना कौशल है उसको क्या करना है, बेहतर बनाना है। अगला क्या, अनुभव को साझा करने से दूसरों से सीखने का अवसर भी मिलता है। और जब आप क्या करते हो, अपने जो अनुभव को दूसरों को साझा करते हो तो इससे आपको जीवन में चीज़ों को सीखने का भी मौका मिलता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से कि जो अनुभवों को जो दूसरे से सीखने का अवसर भी आपको मिलता है इन सब चीज़ों से। फ्लो चार्ट की बात करें आपके सामने, तो सर्वे, सबसे पहले आपको सर्वे को जाना है। कहाँ पर जाना, आप ओल्ड एज में जाओगे, आप हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे। फिर आपको क्या करना, वहाँ पे आप क्या सीखोगे, सहानुभूति, मतलब लोगों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, जीवन में सुख दुख क्या होते हैं, समाज कैसा होता है, इनके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। अगला क्या है, आपको हिस्टोरिकल मोमेंट पे जाना है। कोई ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर जाके आना है। जब ऐतिहासिक जगह पे जाके आओगे तो वहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि हमारे जो संस्कृति कैसी है। एक तो आपको विविध प्रकार की संस्कृति के बारे में पता चल जाएगा। दूसरी बात क्या है, वहाँ पर लोग क्यों आते हैं, आपको व्यवहारिक रूप से लोगों से बातचीत करने का पता चलेगा, व्यवहारिकता का, समाज का ज्ञान हो जाएगा। रिपोर्ट और रिप्रेजेंटेशन बनानी है। रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनाओगे तो इससे आपको दूसरों को अपनी जो भावनाएं हैं उसको बताने की कला भी पता चल जाएगी, लेखन कला सुधर जाएगी, प्रभावी ढंग से बोलने की कला आपकी बेहतर हो जाती है। निष्कर्ष की बात करें, ये गतिविधियां छात्रों को केवल संचार कौशल ही नहीं सिखाती हैं बल्कि सांस्कृतिक विविधता, सहानुभूति व सामाजिक जिम्मेदारियां और भारतीय धरोहर को समझने का अवसर भी देती हैं। तो ये सब जो गतिविधियां आप कर रहे हो इससे छात्रों को केवल उनका संचार ही बेहतर नहीं होता है बल्कि अलग अलग प्रकार की हमारी जो संस्कृति को समझने का मौका मिलता है, सहानुभूति रूप से चीज़ों को समझने का मौका मिलता है और सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको भी अपनाने का मौका मिलता है। तो इन सब चीज़ों से आप बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में सीखते हो। तो यह आपके सामने कल्चर एंड कम्युनिकेशन से संबंधित पेपर था। पूरा का पूरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया, कुछ इसमें बाकी नहीं छोड़ा है। इससे बार पर्सन आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है कुछ खरीदना चाहते हो तो ज़रूर से खरीद लेना। धन्यवाद।